Assalamualaikum students, welcome to the Curious Economist Hub. चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स रहते थे उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज हम समझेंगे कि यूटिलिटी और स्कैरसिटी क्या है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट आदम स्मिथ वगैरह जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने जो डेफिनेशंस दी थी उन्हें हम डिटेल में देखेंगे। और इकोनॉमिक लॉ एंड इट्स नेचर, इकोनॉमिक्स लॉ और उसकी नेचर के हवाले से हम देखेंगे। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई अ वांट। किसी भी गुड और सर्विसेज की एक एबिलिटी होती है, खासियत होती है कि वो आपकी वांट्स को किस तरह सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, आप गर्मी से आए हैं, बाहर धूप से आए हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और अगर आपको एक पानी का ग्लास मिल जाता है तो जो ही आप पानी पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल होगी। इस केस में जो ग्लास ऑफ वाटर है वो आपको यूटिलिटी दे रहा है क्योंकि वो आपकी थर्स्ट को, आपकी प्यास को सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी प्यास को बुझा रहा है। यूटिलिटी की आगे टाइप्स भी हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। इनको हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जब हम डिटेल में यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। चैप्टर 1 में जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन देना था बस। व्हाट इज स्कैरसिटी? स्कैरसिटी को कामयाबी भी कहते हैं, कामयाबी नहीं, कामयाबी यानी लिमिटेड होना। जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, इसी चीज़ को हम स्कैरसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेजर्ट है, एक सहरा है, वहाँ पर पानी जो है वो स्केयर है, यानी कि वहाँ पानी बहुत कम मिकदार में मिलेगा, पानी की सप्लाई वहाँ पे बहुत ही कम है। हत्ता के सहरा में पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, नीड तो है बट वहाँ पे पानी लिमिटेड है, रिसोर्सेज कम है। इसी की हम डेली लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में मैं उठी तो घर पर 2 अंडे पड़े थे। मेरे भाई ने कहा मुझे भी अंडा खाना है और मैंने कहा कि मैंने भी अंडा खाना है। अब हुआ ये कि डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई, यानी कि अंडा एक था, सप्लाई एक है, अंडा एक है, खाने वाले 2 हैं, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो यही बेसिकली स्केयर रिसोर्सेज है, यानी कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो अंडा चाहिए वो लिमिटेड है, बट आपके जो वांट्स हैं वो ज़्यादा है, नीड आपकी ज़्यादा है, 2 लोगों को चाहिए बट वो एक ही है। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। हमने यहाँ पे 3 मेन इकोनॉमिस्ट की जो उन्होंने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो देखेंगे। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और लुनियर रोबिन। इन तीनों की हमने देखनी है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या डेफिनेशंस दी हैं और आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझना है और याद रखना है कि कौन सी डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने दी है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है उसको हम वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वेल्थ डेफिनेशन है। बिकॉज एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, इट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। सो बेसिकली एडम स्मिथ ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ किस तरह प्रोड्यूस होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और कंज्यूम करती है, उसको स्टडी करती है इकोनॉमिक्स। वेल्थ इकोनॉमिक के टर्म्स में बेसिकली क्या होती है? वैल्यूएबल थिंग्स पीपल हैव लाइक मनी, गुड्स एंड रिसोर्सेज। वेल्थ में आपकी सारी वैल्यूएबल चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपकी मनी भी आ सकती है, उसमें आपके गुड्स भी आ जाते हैं और उसमें आपके रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। अब वेल्थ क्रिएट किस तरह होती है, क्योंकि हमने देखना है कि वेल्थ की प्रोडक्शन कैसे होती है। प्रोडक्शन में ये कि वेल्थ क्रिएट कैसे होती है। वेल्थ कैसे क्रिएट होती है? लोगों को कोई ना कोई चीज़ बनानी पड़ती है, फिर वो उसे सेल करते हैं, तभी वेल्थ क्रिएट होती है। पीपल मेक्स थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल फार्मर ग्रो क्रॉप्स एंड फैक्ट्री मेक्स शूज़, तो इनसे वेल्थ क्रिएट होती है या प्रोड्यूस होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होती है कि वेल्थ जो है वो शेयर होती है या स्प्रेड आउट होती है, यानी कि जो क्रॉप्स थी वो मार्केट में सेल होने के लिए आ जाती हैं और अगर हम शूज़ की बात करें तो वो स्टोर में सेल होने के लिए आ जाती हैं। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ क्या होती है? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ ये होती है कि जब आप वेल्थ को यूज़ करते हैं तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है या आप उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। लाइक आपने मार्केट से शूज़ बाय किए तो आपने कंज्यूम किए और उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली। और या ईटिंग फूड, अपने क्रॉप्स की वजह से, क्रॉप्स की सेंस में देखें तो अगर आप वो फूड खाते हैं, गंदम से बनी हुई रोटी खाते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आप वो कंज्यूम कर रहे हैं। सो एडम स्मिथ ये कहता है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी है कि वेल्थ किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है और किस तरह से कंज्यूम होती है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है उसको वेलफेयर डेफिनेशन भी कहते हैं। और अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ
focusing on how people earn and use income to achieve material. बेसिकली अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि लोग किस तरह से अर्न करते हैं मनी को और उन्हें अपनी डेली लाइफ में किस तरह से स्पेंड करते हैं अपनी वेल बीइंग को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल लोग जो हैं वो काम करते हैं, पीपल वर्क और रन देयर बिजनेस, ठीक है, लोग कोई ना कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस रन करते हैं, उससे वो इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि इनकम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। फिर वो उसी इनकम से फूड, क्लोथ्स या एजुकेशन पे खर्च करते हैं, या फूड लेते हैं या क्लोथ्स खरीदते हैं या एजुकेशन लेते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि ये जो है इस इनकम की वजह से ये एवरीडे चॉइसेस वो किस तरह से करते हैं और वो खुशी महसूस करते हैं उसमें और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो अच्छी इनकम कमा रहे हैं तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी जो है अच्छा फूड देंगे, अच्छे कपड़े देंगे, ब्रांडेड कपड़े देंगे, तो फिर वो लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल से इसको हम दोबारा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप रन कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो कोई ना कोई गुड्स सेल कर रहा है। वहाँ पे वो फॉर एग्जांपल आप एक करियाने की दुकान समझ लें आम, वहाँ पे वो एक जो शॉपकीपर है वो चीज़ें सेल कर रहा है। अब उन चीज़ें सेल करने के बाद वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है मनी, ठीक है, उसके पास इनकम आ रही है, मनी आ रही है। अब उस इनकम से वो क्या करेगा, अपने बिल्स पे करेगा, अपने बच्चों को अच्छा फूड खिलाएगा और उनके लिए क्लोथ्स लेगा, उनकी एजुकेशन पे स्पेंड करेगा। तो बेसिकली अल्फ्रेड मार्शल यही कहना चाह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है एवरीडे एक्टिविटीज़ को, जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन एक्टिविटीज़ में लोग किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बनाने के लिए। लाइनल रोबन की डेफिनेशन को स्कैर्सिटी डेफिनेशन भी कहते हैं। ये कहता है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब ये कहता है कि रोबन कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है या एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो अपने अनलिमिटेड वांट्स के साथ, अपने अनलिमिटेड वांट्स को स्केयर रिसोर्सेज के साथ किस तरह से फुलफिल करता है, जबकि रिसोर्सेज जो हैं वो अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हाउ पीपल मेक चॉइसेस बिकॉज दे वांट मैनी थिंग्स एंड बट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, दे कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे लोगों को चॉइसेस करनी पड़ती हैं, उनको चूज करना पड़ता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं। इकोनॉमिक स्टडी करती है चॉइसेस को एंड हाउ पीपल मैनेज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपीज हैं और मैं एक बुक भी लेना चाहती हूँ और एक में गेम भी लेना चाहती हूँ, बट बुक भी 1000 रुपीज की है और गेम भी 1000 रुपीज की है। तो अब मुझे चॉइस करनी पड़ेगी, मुझे चूज करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज मैं खरीद सकती हूँ क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यानी कि मेरे पास पैसे थोड़े से हैं, 1000 रुपीज हैं। या तो मैं फिर बुक खरीदूंगी या तो फिर मैं गेम खरीदूंगी। अब मैंने वो चूज इस तरह से करना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो, यानी कि मैं 1000 में वो चीज लूंगी जो मेरी प्रायोरिटी है, उस चीज को मैं चूज करूंगी। तो बेसिकली रोबन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो हमें बताती है कि लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं, किस तरह से पूरा कर सकते हैं। उनको चूज करना पड़ता है, चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीज़ों को। व्हाट इज इकोनॉमिक लॉ? इकोनॉमिक लॉ क्या होता है? इकोनॉमिक लॉ बेसिकली जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं या ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे असूल होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि लोग इकोनॉमिक सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहें कि व्हाट यूजुअली हैपन्स, ज़्यादातर क्या होता है, या कंडीशनल केसेस में क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि व्हेन प्राइसेस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड यूजुअली राइज, हम कहते हैं अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि जब हमें पता चलता है कि चीज़ सस्ती होगी है तो लोग वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड है, लेकिन यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़े, हमने जस्ट इकोनॉमिक लॉ की डेफिनेशन पढ़नी है। फिर आगे फर्दर अगले चैप्टर्स में हमने जाके डिफरेंट लॉज भी पढ़ने हैं। तो अब आगे इनकी नेचर देख लेते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ, इकोनॉमिक लॉ जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं, यूनिवर्सल नहीं होते, यानी कि लॉज हर जगह पे हर जगह के लिए वैलिड नहीं होते। जैसे फिजिक्स के लॉज होते हैं ना, वो एक प्रॉपर वैलिड होते हैं हर जगह, चाहे आप उन्हें किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन में यूज़ करो, वो अथेंटिक होते हैं, वो वैलिड होते हैं हमेशा। लेकिन जो इकोनॉमिक लॉ है वो कंडीशंस के साथ लाई करते हैं और इकोनॉमिक लॉ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस में अप्लाई होते हैं। सेट्रिस पैरिबस, इकोनॉमिक लॉ में हम एक कंडीशन लगाते हैं सेट्रिस पैरिबस की। सेट्रिस पैरिबस मीन होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर बाकी चीज़ें सेम रहें।
तभी इकोनॉमिक लॉ वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, हम कहें कि प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, डिमांड उस चीज़ की कम हो जाती है जिसकी प्राइस ज़्यादा हो जाए। तो ये सिर्फ तभी लॉ एप्लीकेबल होगा जब हम इसके साथ ये कंडीशन लगाएंगे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि फैशन और इनकम वगैरह सेम रहे। अगर ये चीज़ें चेंज होंगी तो फिर ये लॉ एज इट इज़ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर फैशन में कोई चीज़ आ जाए तो उसकी प्राइस भी हाई हो तब भी उसकी डिमांड जो है वो हाई ही रहती है, कम नहीं होती। तो इसलिए इकोनॉमिक लॉ में कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी चीज़ों को हम फिक्स रखते हैं, सेम रखते हैं। इकोनॉमिक लॉ जो होते हैं वो टेंडेंसी बेस्ड होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते, लाजमी नहीं होता कि हमेशा ऐसा ही होगा। ये इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं वो बस ये बताते हैं कि जनरली लोग क्या करते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लोग हमेशा ऐसे ही करेंगे। जैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड की एग्जांपल दी है ना, कि हम कहते हैं जनरली प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन लाजमी नहीं है हर सिचुएशन में। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाए तो वो चीज़ लेना प्रेफर करेगा, उसके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। तो ये जनरल होते हैं लेकिन बिल्कुल फिक्स या एग्जैक्ट नहीं होते। इकोनॉमिक लॉज जो हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये रिजिड नहीं होते, फिक्स नहीं होते। फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ह्यूमन वांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और आप सबको पता है कि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, इंसानों की ख्वाहिशात भी चेंज होती रहती हैं, ह्यूमन वांट्स बदलती रहती हैं, इमोशंस चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से ये लॉ फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि चीज़ों के अकॉर्डिंग इनको चेंज किया जा सके। इकोनॉमिक लॉज क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं होते। न्यूमेरिकली हम इनको जज नहीं कर सकते, मोस्टली हम इनकी डायरेक्शन चेक करते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हुई है, कितनी हुई है इस चीज़ का अंदाज़ा हमें एग्जैक्ट नहीं लगाया जा सकता। ज़्यादातर ये क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटी बेस होते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ की इंक्रीज और डिक्रीज बताते हैं, कोई एग्जैक्ट अमाउंट हम इनमें नहीं बता सकते। मोस्टली इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल टू ग्रुप्स होते हैं, नॉट इंडिविजुअल्स, यानी हर अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई नहीं करते। हम एज अ ग्रुप देखते हैं, या मतलब एवरेज बिहेवियर को हम नोट करते हैं। अगर हमने कंज्यूमर का बिहेवियर देखना है तो हम किसी एक कंज्यूमर का नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल देखेंगे कि कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर है, सारे कंज्यूमर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या किसी एक इंडिविजुअल को हम उस तरह से स्टडी नहीं करते, हम सारों की बेस के ऊपर, यानी कि एक ग्रुप स्टडी के तौर पर एक एवरेज चीज लेकर फिर हर एक के ऊपर अप्लाई उसी चीज को करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, नेचर में ये हाइपोथेटिकल होते हैं। इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो एक इमेजिनिंग आइडियल सिचुएशन को इमेजिन किया जाता है, उसमें कंडीशंस अप्लाई होती हैं, सिचुएशंस को इमेजिन किया जाता है। ये लॉजिकल रीजनिंग पे बेस कर रहे होते हैं, ये कोई लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नहीं बनाए जाते, क्योंकि इनमें कोई इस तरह से स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये इसलिए हाइपोथेटिकल होते हैं, अंडर कंडीशंस होते हैं, इमेजिन किया जाता है कि आइडियल कंडीशन ये होगी, या परफेक्ट मार्केट हो, या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम रहें, इस तरह से चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं। आज के लेक्चर में अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स सुनते रहेंगे और इनको समझते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी फर्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह इजी वे में कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, इकोनॉमिक्स सीखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।